चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं अपन थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में जो अपन ने पढ़ा था वो था ब्रिटिश का फर्स्ट फेज। जो फर्स्ट फेज था वो 1600 से स्टार्ट होकर 1764 तक चलता है। इन 1764 द बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस। आफ्टर दैट ब्रिटिशर्स स्टार्टेड टू रूल ऑन इंडिया। अब देखो, जो नेक्स्ट फेज रहेगा वो चलेगा 1764 टू 1857। ये जो फेज रहेगा इसके 3 पार्ट्स अपन अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसमें जो अपने बुक में दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट रहेगा वो रहेगा स्ट्रगल विथ मराठास। सेकंड रहेगा स्ट्रगल विथ मैसूर। और थर्ड रहेगा स्ट्रगल विथ पंजाब, जो सिख पावर थी उसके साथ में जो स्ट्रगल रहेगा। और आज अपन पढ़ेंगे मराठास के साथ जो स्ट्रगल रहा ब्रिटिशर्स का, उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। चलिए देखिए, बुक में से बताता हूं मैं पहले, फिर उसके बाद में अपन अलग अलग चीजें जैसे जैसे जरूरत रहेगी मैं आपको बताता रहूंगा। इन द 18th century मराठा पावर वाज एस्टेब्लिश्ड एज ए मेजर पावर इन इंडिया। 18th सेंचुरी, अब सेंचुरी है उसके बारे में मैं आपको बता दें। 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो ये जो इसका स्टार्टिंग पीरियड रहेगा वो 1701 से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा 1800 तक चलेगा। तो इसको कौन सी सेंचुरी बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपन 18th सेंचुरी। तो इस 18th सेंचुरी में क्या हुआ? मराठा पावर वाज एस्टेब्लिश्ड एज ए मेजर पावर इन इंडिया बट आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत ऑन 14th of January 1761। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। यहाँ पर होता है बैटल ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। यहाँ पर बैटल के साथ अपन थर्ड और लगा देंगे, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है अहमद शाह अब्दाली, जो एक अफगान रूलर था, उनके और मराठाओं के बीच में। और इसमें बहुत ज्यादा प्लैंडिंग, बहुत ज्यादा लूट करने का काम करता है। कौन? अहमद शाह अब्दाली। अब लूट करेगा तो वो किससे लूट करने का काम करेगा? मराठाओं के साथ। तो इसके कारण से क्या हुआ? बट आफ्टर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ऑन 14th of January 1761 बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास द मराठा पावर सफर्ड ए ग्रेट सेटबैक। उनको एक बहुत बड़ा धक्का लगा, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। आफ्टर द ओनली द मराठा वर केपेबल ऑफ स्टॉपिंग द ब्रिटिशर्स फ्रॉम ऑक्यूपाइंग इंडिया। जो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स थे जो ऑक्यूपाई कर रहे थे इंडिया को, उसको स्टॉप करने की ओनली जो पावर थी वो किसमें थी? वो थी सिर्फ मराठाओं के पास में। लेकिन उनको भी एक ग्रेट सेटबैक लगा आफ्टर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। नाउ द ब्रिटिशर्स वर सर्चिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज टू एस्टेब्लिश देयर डोमिनेशन ऑन द मराठास। अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज की सर्च कर रहे थे कि वो अपना डोमिनेशन का मतलब होता है उन पर धाक जमाने का काम करे या उनको डोमिनेट करने का काम करे मराठाओं पर। इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी सर्च करना चाह रहे थे। इन 1772 यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है 1772 में। देखो क्या होता है 1772 में होता है आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा माधवराव। यहाँ पर किसकी डेथ हो जाती है? पेशवा था माधव राव, उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ होने के बाद में क्या होता है कि यहाँ पर एक फ्रैक्शन स्टार्ट होता है, डिस्प्यूट स्टार्ट होता है। वो डिस्प्यूट किस किस के बीच में था? नारायण राव और रघुनाथ राव। ये दो आपस में सक्सेशन के लिए करते हैं। एक्चुअल में पेशवा था। पेशवा एक पोस्ट होती है जो प्राइम मिनिस्टर की तरह पोस्ट होती है, एक इंपॉर्टेंट पोस्ट थी। उस पर माधव राव की डेथ होगी 1772 में और बन गया कौन? नारायण राव। बनना चाहता कौन था? रघुनाथ राव। देखो इसको, इन 1772 आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा माधव राव हिज ब्रदर। पेशवा माधव राव का ब्रदर था जिसका नाम था नारायण राव। ही बिकेम द पेशवा, वह पेशवा बन गया। बट रघुनाथ राव हु वाज द अंकल ऑफ द प्रीवियस पेशवा। तो पेशवा माधव राव थे, उनके अंकल थे जिनका नाम था रघुनाथ राव। रघुनाथ राव विश्ड टू बिकम द पेशवा। और रघुनाथ राव भी क्या करना चाहते थे? पेशवा बनना चाहते थे। और पेशवा बन गए कौन? पेशवा बन गए द ब्रदर ऑफ माधव राव, नारायण राव बिकेम द पेशवा। चलिए, तो ये होता है अब मराठा स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स की एक पिक्चर दी हुई है, इसको थोड़ा आगे पढ़ते हैं अपन।
नाउ द ब्रिटिशर्स गोट एन अपॉर्चुनिटी। अब जब दोनों में डिवाइड होना स्टार्ट हो गया, डिवाइड किस किस के बीच में हुआ है, यहाँ पर नारायण राव और रघुनाथ राव, इन दोनों के बीच में पेशवा बनने को लेकर जो डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ, तो इससे किसको मौका मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई ब्रिटिशर्स को। नाउ ब्रिटिशर्स गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डिवाइड द मराठा किंगडम। ब्रिटिशर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई किसके लिए, मराठा किंगडम को डिवाइड करने के लिए। ऑन 6 मार्च 1775 एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी होती है, कब होती है, 6 मार्च 1775। ट्रीटी ऑफ सूरत टुक प्लेस बिटवीन द ब्रिटिशर्स। कौन सी ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ सूरत, किन किन के बीच में हुई, बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड रघुनाथ राव। ब्रिटिशर्स और रघुनाथ राव के बीच में कौन सी ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ सूरत। सूरत कहां पर है, गुजरात में, एट प्रेजेंट टाइम गुजरात में है। 6 मार्च 1775 को। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ सूरत, द ब्रिटिशर्स वुड हेल्प रघुनाथ राव इन बिकमिंग द पेशवा। अब देखो ट्रीटी होती है तो दोनों तरफ से बेनिफिट होता है। जब ट्रीटी होती है कोई भी, तो यहाँ पर ट्रीटी हुई है रघुनाथ राव और ब्रिटिशर्स के बीच में। अब इनको भी बेनिफिट होना चाहिए, इनको भी बेनिफिट होना चाहिए, तभी ट्रीटी होगी। तो इनको बेनिफिट तो क्या होगा, ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम आपको बना देंगे पेशवा, अगर जैसे हम ये इनको जो नारायण राव को हराकर और आपको पेशवा बना देंगे। तो ब्रिटिशर्स को क्या बेनिफिट होगा, उन्होंने कहा कि जितना भी लगान आएगा उस लगान का 50% ब्रिटिशर्स को मिल जाएगा। तो ये इस ट्रीटी ऑफ सूरत का एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन था। द ब्रिटिशर्स वुड हेल्प रघुनाथ राव इन बिकमिंग द पेशवा। ब्रिटिशर्स किसमें हेल्प करेंगे, रघुनाथ राव के पेशवा बनने में। एंड वुड ग्रांट हाफ पार्ट ऑफ द लगान ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बेसिन, सल्सेट और सूरत। बेसिन, सल्सेट और सूरत से जितना भी लैंड रेवेन्यू आएगा, जो टैक्स आएगा, लगान आएगा, उसका 50% किसको मिल जाएगा, हाफ किसको मिल जाएगा, ब्रिटिशर्स को। तो इन दोनों के बीच में ये कंडीशन होती है। इन दिस वे, इस प्रकार से, एम्बिशन ऑफ रघुनाथ राव टू बी द पेशवा। रघुनाथ राव क्या बनना चाहते थे, पेशवा, उनकी एम्बिशन थी, उनकी महत्वाकांक्षा थी। एंड द ट्रीटी डन बाय हिम विद बॉम्बे गवर्नमेंट, मीन्स मुंबई गवर्नमेंट के साथ उनकी जो ट्रीटी की गई, मेड द स्ट्रगल बिटवीन द मराठाज एंड ब्रिटिशर्स इनइविटेबल। इनइविटेबल होता है जिसको टाला नहीं जा सके। तो इस प्रकार से ये संघर्ष इनइविटेबल बन गया, ऐसा संघर्ष बन गया जिसको टाला नहीं जा सकता, यह होना निश्चित हो गया। जब ये निश्चित हो गया तो सबसे पहले जो हो गए 3 वार होंगे टोटल। अब ट्रीटी कब हुई, 1772 में होती है। ट्रीटी कब होती है, सॉरी 1775 में, 1775 में। तो यहीं से फर्स्ट स्ट्रगल स्टार्ट होता है। फर्स्ट स्ट्रगल, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार कब स्टार्ट होता है, 1775 से लेकर और 1782 तक चलता है। इसमें जीते कौन थे, इसमें मराठा जीत गए थे। चलिए देखो, कॉन्फ्लिक्ट्स टुक प्लेस बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड मराठाज। कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हो गए थे किन किन के बीच में, मराठाओं के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए थे। कब से स्टार्ट हुए, 1775, और ये कब तक चले, 1782। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ इसको बोलते हैं 1775 से लेकर 1782 के बीच में जो 7 ईयर्स में स्ट्रगल हुए उनको बोलते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। इन दिस स्ट्रगल द ब्रिटिश आर्मी वाज डिफीटेड। अब इस जो ये स्ट्रगल हुआ इसमें डिफीट किसकी हुई, ब्रिटिश आर्मी की हुई। और ये ब्रिटिश आर्मी की डिफीट होने का रीजन क्या है, इसका रीजन है यूनाइटेड मराठा आर्मी। यूनाइटेड मराठा आर्मी से वो हार गए। एंड दे मीन्स ब्रिटिशर्स हैड टू मेक ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी ऑफ वडगांव। और एक ह्यूमिलिएटिंग का मतलब होता है अपमानजनक ट्रीटी करनी पड़ी जिसमें उनकी बेइज्जती हुई। किसकी बेइज्जती हुई, ब्रिटिशर्स की। और इस ट्रीटी का नाम क्या है, ट्रीटी ऑफ वडगांव। कब हुई ये, 29 जनवरी 1799। इस दिन ये होती है ट्रीटी इनके बीच में। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स हैड टू गिव बैक दोज रीजन्स विच दे हैड अर्लियर वॉन फ्रॉम द मराठाज। तो इनके जो प्रोविजंस थे उस प्रोविजन को मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं। सबसे पहला प्रोविजन ये था कि ब्रिटिशर्स हैड टू गिव बैक। ब्रिटिशर्स ने क्या हुआ था, तो 1782 या इससे पहले जो भी रीजन्स, जो भी एरिया किससे जीते थे,
मराठाओं से जीते थे, तो इनको वापस करना था। जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने जीते थे, उनको वापस मराठाओं को देना पड़ेगा। मतलब पहले जो भी एरिया इन्होंने कवर किया था उस एरिया वापस किसको देना पड़ेगा, मराठाओं को देना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट प्रोविजन रहेगा, ब्रिटिशर्स हैड टू पे द एरियाज अर्लियर वोन टू द मराठाज। ये फर्स्ट प्रोविजन रह जाएगा, आपकी बुक में दिया हुआ है। इसके बाद में जो सेकंड पार्ट रहेगा वो पढ़ते हैं अपन। सेकंड क्या है, हैंड ओवर द रघुनाथ राव टू द पुणे कोर्ट। उसके बाद में जो रघुनाथ राव था जिसने ट्रीटी ऑफ सूरत की थी, जो क्या बनना चाहता था, पेशवा बनना चाहता था, और उसने पेशवा बनने के लिए मराठाओं को धोखा दिया और ब्रिटिशर्स के साथ में हाथ मिलाया। उसको हैंड ओवर करना था। किसको हैंड ओवर करना था, पुणे कोर्ट को, मतलब मराठा गवर्नमेंट को उनको हैंड ओवर करना था। ये सेकंड ट्रीटी हो गई, सेकंड ट्रीटी का सेकंड प्रोविजन हो गया। तो 2 प्रोविजन हो गए, दोनों ही इसमें बेनिफिट किसको हो रहा है, मराठाओं को। नुकसान किसको हो रहा है, ब्रिटिशर्स को। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा, एडिशन का मतलब इसके अतिरिक्त क्या करना पड़ा, ब्रिटिशर्स हैड टू पे 41,000 एज वार डैमेज। जो वार हुआ 1775 से लेकर 1782 तक, इसमें जो डैमेज हुई उस डैमेज को क्षतिपूर्ति करने के लिए, कंपेंसेशन करने के लिए 41,000 रुपीज पे करने थे। किसको पे करने थे, मराठाओं को। पे करेगा कौन, ब्रिटिशर्स करेंगे। तो इस प्रकार से फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1775 से लेकर 1782 तक चला। और इसमें जीत किसकी होती है, इसमें जीत होती है मराठाओं की। हार किसकी होती है, ब्रिटिशर्स की। अब जब ब्रिटिशर्स की हार होगी तो वो नया गेम करेंगे, कुछ नया खेल खेलेंगे। अब देखो उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या नया सिस्टम स्टार्ट कर। चलिए अब देखते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वार। सेकेंड एंग्लो मराठा वार, सेकेंड जो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा ब्रिटिशर्स एंड मराठास के बीच में, दैट स्टार्टेड फ्रॉम 1802 टू 1805। दिस स्ट्रगल कंटिन्यूड फ्रॉम 1802 टू 1805। व्हाट वर द रीजन, The reason of this struggle was the imperialistic ambition of Lord Wellesley. Number 1 point ये रहेगा, what was the reason of the second battle between the Marathas and Britishers? फर्स्ट रीजन रहेगा इंपीरियलिस्टिक का मतलब औपनिवेशिक, एम्बिशन का मतलब महत्वाकांक्षा, जो अपना एम्पायर को एक्सपेंड करने की जो चाह रहे थे। कौन चाह रहे थे, लॉर्ड वेलेजली। तो एक तो रीजन ये रहेगा। नंबर 2 रीजन क्या रहेगा, म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द मराठा चीफ्स। जो मराठा चीफ्स थे उनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, आपस में खूब ज्यादा डिस्प्यूट्स हो रहे थे। इसके ये भी एक मेजर रीजन रहा। इन दिस स्ट्रगल द मराठा चीफ्स फाउट डिवाइडेडली। ये जो स्ट्रगल रहा, सेकेंड एंग्लो मराठा वार रहा, इसमें मराठा जो चीफ थे पहले वो यूनाइटेड रहे, अब वो डिवाइडेड रहे। दे फाउट डिवाइडेडली विद ब्रिटिशर एंड दे वर डिफीटेड। अब देखो मराठाओं की जो चीफ्स हैं उनमें सबसे पहला जो चीफ है इंपॉर्टेंट वो रहेगा भोंसले। भोंसले एक क्लेन है मराठाओं का, एक सेपरेट उनकी जाति है, एक उनका चीफ्स रहते हैं ये। भोंसले स्ट्रगल्ड इन द साउथ इंडिया। भोंसले जो है ब्रिटिशर्स से कौन सी डायरेक्शन में उनके साथ फाइट होती है, लड़ाई होती है, साउथ इंडिया में। एंड आफ्टर बीइंग डिफीटेड इन द बैटल ऑफ अमरगांव, और यहाँ पर इनकी डिफीट होती है इन द बैटल ऑफ अमरगांव। डिफीट किसकी होती है, भोंसले। भोंसले कौन थे, मराठाओं का एक क्लेन था। कब ये बैटल ऑफ अमरगांव कब हुआ, 1803। जीते कौन, ब्रिटिशर्स, हारे कौन, भोंसले। एंड भोंसले एंड मराठा मेड द ट्रीटी ऑफ देवगांव। और इन दोनों के बीच में, दोनों पार्टियों के बीच में एक ट्रीटी होती है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ देवगांव विद द ब्रिटिशर्स ऑन 17th of December 1803। अब ये ट्रीटी कब होती है, व्हेन द ट्रीटी ऑफ देवगांव विद ब्रिटिशर्स हैपेंड ऑन द 17th of December 1803। तो इनके बीच में ये फर्स्ट रहेगा भोंसले का, यहाँ से लेकर यहाँ तक, आपने यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक अपन देखेंगे। अब जो सेकंड क्लेन है वो है सिंधिया। जैसे अपने यहाँ पर पहले चीफ मिनिस्टर भी थे वसुंधरा राजे सिंधिया, उन्हीं से देखेंगे अपन। वो इसी क्लेन से बिलोंग करते हैं, सिंधिया से। सिंधिया गॉट डिफीटेड इन द बैटल ऑफ लालवाड़ी एंड द ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जन गांव वाज साइंड ऑन द 13th December 1803 CE। ये यहाँ पर सिंधिया भी निपट जाते हैं। देखो किस प्रकार से सिंधिया गॉट डिफीटेड इन द बैटल ऑफ लालवाड़ी। सिंधिया थे, उन्होंने बैटल ऑफ लालवाड़ी लड़ा, किनके साथ में, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, और डिफीट हो गए। कौन, सिंधिया। और सिंधिया डिफीट होकर उन्होंने कौन सी ट्रीटी की, ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जन गांव।
वाज साइंड ऑन विच डेट, किस डेट को, देखो ये तो होती है 17th ऑफ दिसंबर, इसके जस्ट 13 डेज के बाद में 30 दिसंबर 1803 को सिंधिया भी इनके साथ में एक ट्रीटी कर लेते हैं। द स्ट्रगल विच टुक प्लेस बिटवीन द होलकर्स एंड ब्रिटिशर्स रिमेंड इनडिसिसिव का मतलब अनिर्णित, इनडिसिसिव का मतलब क्या रहेगा, अनिर्णित, जिसका कोई डिसीजन नहीं हुआ है, इनडिसिसिव। तो जो होलकर्स के साथ में, जो होलकर था वो भी एक क्लेन था, सबसे पहले अपने पढ़ा भोंसले, उसके बाद में सिंधिया, और अब पढ़ रहे हैं अपन होलकर्स के बारे में। तो होलकर्स के साथ में इनका जो स्ट्रगल था वो कैसा रहा, इनडिसिसिव का मतलब अनिर्णित रहा, उसमें कोई डिसीजन नहीं निकला कि कौन जीता कौन आ रहा। इसका मतलब होलकर्स ने अच्छी लड़ाई लड़ी इनके साथ में कि एटलीस्ट वो हारे तो नहीं। एंड द ट्रीटी ऑफ राजघाट टुक प्लेस बिटवीन बोथ द पार्टी, इन दोनों पार्टियों के बीच में कौन सी ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ राजघाट। कब होती है, 1806 में ये ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ राजघाट बिटवीन द होलकर एंड ब्रिटिशर, अकॉर्डिंग टू विच होलकर गेव अप देयर राइट ऑन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ रिवर चंबल। जो रिवर चंबल रहेगा, इसका जो नॉर्दर्न का मतलब इसका ऊपरी जो भाग रहेगा, इसको इसमें कौन इंटरफेयर नहीं करेगा, होलकर गेव अप, देयर, गेव अप का मतलब होता त्यागना, उन्होंने क्या त्याग कर दिया, देयर राइट ऑन द नॉर्दर्न रीजन, उनका जो राइट था, उनका अधिकार था, उसको छोड़ दिया, मतलब उन्होंने वो ब्रिटिशर्स को सौंप दिया। एंड होलकर आल्सो प्रोमिस नॉट टू इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर ऑफ राजपूताना, जो अपने राजस्थान है, राजपूताना है, इसके मैटर में वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, इसका भी प्रोमिस किया। तो इस प्रकार से जो सेकंड एंग्लो मराठा वार होता है वो मराठाओं के लिए अच्छा रहता है, मराठाओं के लिए खराब रहता है, ब्रिटिशर्स के लिए अच्छा रहता है। ब्रिटिशर्स ने भोंसले को हरा दिया, सिंधिया को हरा दिया, और होलकर का डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन इनका जो ट्रीटी थी, कौन सी ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ राजघाट, वो ब्रिटिशर्स के फेवर में रही, ब्रिटिशर्स को उससे बेनिफिट मिला। क्या बेनिफिट मिला कि एक तो रिवर जो चंबल है उसका नॉर्दर्न रीजन में इंटरफेयर नहीं करेंगे होलकर, इसके अलावा जो इंटरनल मैटर्स रहेंगे राजपूताना के, राजपूताना में जो भी मैटर रहेगा उसमें भी वो होलकर इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो इससे बेनिफिट रहा ब्रिटिशर्स को। और फिर से नुकसान किसको हुआ, नुकसान हो गया मराठाओं को। अब मराठाओं के लिए जो लास्ट एंड फाइनल एंग्लो मराठा वार रहेगा, ये स्टार्ट होता है, इसके बाद में मराठाओं की पावर होती है वो कंप्लीटली डिक्लाइन हो जाती है, और मराठा दूर हो जाते हैं, इंडियन जो फ्रीडम स्ट्रगल रहेगा उसमें वो बिल्कुल दूर हो जाते हैं। ऑन द 13th of June 1817 द ब्रिटिशर्स साइंड ए ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी विद द पेशवाज। 17 जून 1817 को क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने एक ह्यूमिलिएटिंग का मतलब भी मैंने पहले भी बताया था आपको, अपमानजनक ट्रीटी, ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी किसके साथ में, पेशवा के साथ में। एंड ऑन 5th of November 1817 CE अनदर ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी वाज साइंड विद द सिंधियाज। अब देखो दो ट्रीटी होती है, दोनों ट्रीटियां कैसी रही है, ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी। तो फर्स्ट ट्रीटी हुई है वो तो होती है 13th of June 1817, 13th जून, और ये तो किसके साथ में होती है, पेशवा के साथ में। 13 जून के साथ होती है वो किसके साथ होती है, पेशवा के साथ में। इसके बाद में जो सेकेंड जो ट्रीटी होती है वो सिंधिया के साथ में होती है। 5th of November 1817 अनदर ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी वाज साइंड विद सिंधियाज। 5th नवंबर, और ये ट्रीटी किसके साथ में होती है, सिंधियाज के साथ में। तो ये दोनों जो ट्रीटी थी ये इसका मेजर रीजन था थर्ड एंग्लो मराठा वार का। और दीज ट्रीटीज वर ह्यूमिलिएटिंग फॉर द मराठाज, मराठाओं के लिए ह्यूमिलिएटिंग थी, अपमानजनक थी। बोथ दीज ट्रीटीज वर साइंड टू मेंटेन द सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। अब ये जो दोनों ट्रीटी करने का जो मेजर रीजन था वो था टू मेंटेन द सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। जो ब्रिटिशर्स थे वो अपनी सुप्रीमेसी को मेंटेन करना चाहते थे, अपनी संप्रभुता बनाए रखना चाहते थे, किस पर, इंडिया पर। अब ये ह्यूमिलिएटिंग था तो इसको मराठा थे वो सहन नहीं कर पाए। टू टीयर यानी फाड़ने के लिए, इसको तोड़ने के लिए, इस सच ऑफेंसिव बॉन्ड्स ऑफ, इनको इन ऑफेंसिव बॉन्ड से, ये ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी, इसको तोड़ने के लिए द मराठा स्टार्टेड टू स्ट्रगल, मराठाओं ने क्या कर दिया, स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया। बट द पेशवा लॉस्ट एट ए प्लेड नेम्ड किरकी। अब जो फर्स्ट जो पेशवा रहेंगे, ये पेशवा थे वो हार जाते हैं। वो कहां पर हार जाते हैं, द बैटल ऑफ किरकी, किरकी नाम की जगह वो बैटल ऑफ किरकी लॉस्ट हु, पेशवा, पेशवा लॉस्ट एट ए प्लेस नेम्ड किरकी।
भोंसले, अब पहले भी अपन ने पढ़ा था भोंसले। भोंसले कौन से थे? साउथ इंडिया में, जब पहले उनके बारे में पढ़ा था। दे लॉस्ट ए प्लेस नेम्ड सितवारडी, और वो सितवारडी नाम की जगह है, वो उनकी भी डिफीट हो जाते हैं, भोंसले भी हार जाते हैं। होलकर्स, जो पहले जो उन्होंने इंडिसिसिव वार जो लड़ा था, अब देखो क्या होता है, होलकर्स लॉस्ट ए प्लेस नेम्ड माहिदपुर, और अब ये भी हार जाते हैं। ये कहां पर आते हैं? माहिदपुर में। ऑन 18 जून 1818 मालकोम, ये मालकोम मतलब ब्रिटिश ऑफिसर है, मालकोम ने क्या किया, ही एंटर्ड इनटू ए ट्रीटी विद पेशवा, पेशवा के साथ उन्होंने, मालकोम और पेशवा के बीच में ट्रीटी होती है, मालकोम एंड पेशवा के बीच में ट्रीटी कब होती है? 18 जून 1818। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, द पोस्ट ऑफ पेशवा वाज इलिमिनेटेड, जो पेशवा की पोस्ट थी उसको इलिमिनेट कर दिया, मतलब उसको रिमूव कर दिया। अब पेशवा की जो पोस्ट थी, जैसा मैंने कहा था, वो प्राइम मिनिस्टर की इक्विवेलेंट होती थी, तो इसको पोस्ट को ही खत्म कर दिया कि अब कोई पेशवा नहीं बनेगा आगे से। एंड द पेशवा वाज सेंट टू बिठूर, और जो पेशवा उस समय का जो पेशवा था उसको भी कहां पर भेज दिया? बिठूर नाम की जगह है, वहां पर उसको भेज दिया। आफ्टर बीइंग ग्रांटेड ए पेंशन ऑफ 8 लाख रुपीज, और उसको पेंशन दे दी 8 लाख रुपीज की, और आप जाओ और बिठूर में रहो। वेयर ही डाइड इन 1852, और 1857 का जो रिवोल्ट होता है उसके 5 ईयर पहले जो पेशवा होता है उनकी डेथ हो जाती है, कहां पर? बिठूर में। इन दिस वे द ब्रिटिशर्स डिफीटेड द मराठाज इन दिस स्ट्रगल। अब ये जो तीनों वार हुए थे, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, सेकंड एंग्लो मराठा वार और थर्ड एंग्लो मराठा वार, अगर इनको पूरे को एक यूनिट में देखें तो जीत किसकी हुई? ब्रिटिशर्स की। हार किसकी हुई? मराठाओं की। और जो ब्रिटिशर्स जो जीतने के लिए किस प्रकार से जीते, तो ये जो लास्ट वाली जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिशर डिफीटेड मराठा यूजिंग डिप्लोमेसी एंड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। डिप्लोमेसी का मतलब होगा कूटनीति, तो एक तो कूटनीति का उन्होंने सहारा लिया और दूसरा किसका सहारा लिया? डिवाइड एंड रूल। तो विच टू पॉलिसीज वर एडोप्टेड बाय ब्रिटिशर्स टू डिफीट द मराठास? तो ब्रिटिशर्स एडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल एंड डिप्लोमेसी टू डिफीट द मराठास। चलिए, ये मराठाओं के साथ आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। कल अपन पढ़ेंगे एंग्लो मैसूर वार के बाद में। थैंक यू।